The presiding officer is arriving. Its women, and when a democracy grows, it grows with the voices it chooses to empower. Honorable members, आज हम इस सदन में एक ऐसे बिल पर चर्चा शुरू कर रहे हैं जो है महिला आरक्षण विधेयक, नारी बंधन अधिनियम। एक बिल, एक बदलाव, एक कदम, एक क्रांति। This moment is not just legislative; it is historic. It reflects the courage, clarity, and commitment of our ruling government. Government that not doubt but decided. Honorable members, भारत की नारी केवल शक्ति नहीं, शक्ति, सम्मान और समान अधिकार का प्रतीक है। बार-बार today as we begin this important discussion, let us remember that this bill is not about politics. It is about participation. It is not about numbers. It is about nation building. Honorable members, आज हम शुरुआत कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देना। A beginning that honors the past, strengthens the present, and prepares India for a more inclusive future. Now we commence our oath ceremony. Newly elected member, come on and take the oath. Having been elected as a member of the House of the People, do I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and I law establish that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Laying the Women's Reservation Bill 2023 on the table. Any short notice question? Natural calamities happen in Gujarat and so many people affected by this calamity, and we arise this issue. Now Minister may introduce the bill. अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति और संविधान को और संविधान संशोधन करने वाली 128वें संविधान संशोधन विधेयक को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने चाहती हूँ। आपकी अनुमति हो तो मैं इसके बारे में अपने कुछ विचार बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। दुनिया को दिशा दिखाने वाला बिल है। अमृतकाल की वेला में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस अवसर पर इस बिल के बारे में बोलने से पहले हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो 25 नवंबर 1949 को भाषण देते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक समानता तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता रहेगी। इसको कौन दूर करेगा? ये आने वाली सरकारों का कर्तव्य होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है। संविधान में यह भी उल्लेख है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता देंगे। जैसे उज्ज्वल गैस योजना, किसी के घर में गैस तो किसी के नहीं, उसे दूर किया गया। नल से जल, किसी के घर में नल तो किसी के नहीं, उसे दूर किया गया। अगर ये सब असमानताएं देखी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखी।
ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के उत्थान का मुद्दा उठाते हैं। जैम पोर्टल में भी लगभग 1.5 लाख महिलाएं पंजीकृत हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो ओलंपिक 2021 में भी 49% महिला एथलीट्स ने अपनी भागीदारी दी। इन सब से हम ये बता सकते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। 2019 के जनरल इलेक्शंस में जनप्रतिनिधि चुनने में महिलाओं की भी पुरुषों की तुलना में अधिक भागीदारी रही। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2% रहा तो वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18, जो कि ये ऐसा करिश्मा है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कालखंड में हुआ है। तो आज मैं आपके सामने ये बिल पेश करने जा रही हूँ। आज मैं इस पवित्र सदन में कागज नहीं बल्कि भारत की बहनों का भविष्य लेकर आई हूँ। जी हाँ स्पीकर मैडम, आज मैं सदन के बीच बिल लेकर आई हूँ और ये बिल किसी पार्टी का नहीं, ये बिल किसी आइडियोलॉजी का नहीं, ये बिल भारत की आधी आवाज का है। जी हाँ स्पीकर मैडम, जिस देश को हम माँ कहते हैं उस देश की माँ की आवाज केवल 14% तक सीमित रह जाए तो ये हमारे संविधान का अपमान होगा। इसलिए मैं आज आपके सामने यह बिल लेकर आई हूँ जिसमें विधानसभा और देश की अन्य सभी विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मैडम स्पीकर, ये बिल हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन प्राप्त है। इसके लिए सेंसस भी आवश्यक है और डिलिमिटेशन भी। आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन का प्रावधान दिया गया है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी ये डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा। इसके साथ साथ बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब भारत 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ करेगा तो उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो वाक्य कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मंत्र को हम साकार रूप देने जा रहे हैं। सभापति महोदया, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास में मैंने जिन जिन योजनाओं का उल्लेख किया ये बिल उसी श्रृंखला में है। मोदी जी ने एक और कहा कि हम वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लैंड डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे G20 का भी एजेंडा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम एक कविता के माध्यम से देना चाहूंगी। सपने सब साकार करेंगे, सपने सब साकार करेंगे, नारी शक्ति को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह किसी भावनात्मक आग्रह के प्रति उपकार का विषय नहीं है, उपकार का विषय नहीं है। भारतीय शासन विभक्ता के आवश्यक चरण है। यह बिल नए संसद भवन के इस मुख्य सत्र की शुरुआत करता है जिसका नाम है नारी वंदन अधिनियम। यहाँ बात नारी के अधिकारों की ही हो रही है तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, अर्थनीति, प्रशासन आदि क्षेत्रों ने अपने पुराने ढांचों को त्याग कर नए नए आयाम अपनाए हैं। ऐसे में राजनीतिक संरचना का एक ही स्थान पर स्थिर रह जाना विकास की गति के लिए विपरीत है। हम लंबे समय तक निर्णय प्रक्रिया को एक सीमित दायरे में चलाते रहे, वही चेहरे, वही सोच, वही ठहरे, और जब तक कमरे की हवा ही ना बदले तो निर्णयों में ताजगी कहां से आएगी। आज का भारत वैश्विक मंच पर 5G से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी शक्ति दिखा रहा है और ऐसी परिस्थिति में नीति निर्माण का ढांचा भी उतना ही गतिशील, उतना ही व्यापक और उतना ही व्यावहारिक होना आवश्यक है। इस विधेयक सिस्टम को किसी के प्रति पक्षपात दिखाकर नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया में अनिवार्य विविधता और नए दृष्टिकोणों के प्रवेश से अधिक सक्षम बनाता है।
विपक्ष के कुछ साथी यह प्रश्न अवश्य उठाएंगे कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर व्यवस्था बेहतर हो सकती है और फिर भी व्यवस्था को बेहतर ना किया जाए तो कभी व्यवस्था में नहीं मंशा में होती है। हम अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है। परिवर्तन को टाला जा सकता है परंतु रोका नहीं जा सकता, और आज जो सदन इसका समर्थन करेगा उसे इतिहास दूरदर्शी कहेगा, बाकी तो स्वयं उत्तर देगा। मैं इस विधेयक का राष्ट्रहित की कठोर आवश्यकता के रूप में सदन के समक्ष में समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। की जाती है और आज हम यहाँ नियत दिखाने आए हैं, वुमेन रिजर्वेशन को सिस्टम का हिस्सा बनाने आए हैं। कंटिन्यू रुको। स्पीकर मैम, टुडे आई एम हियर से नहीं नियत से दिखाई जाती है और हम आज यहाँ नियत दिखाने आए हैं। वुमेन रिजर्वेशन को सिस्टम का हिस्सा बनाने आए हैं। This bill gives the power to Constitution for giving 33% reservation for women in Lok Sabha and Granting. I rise to speak here on Women Reservation Bill, a bill which is not just historic but revolutionary. मैम, कुछ बातें शब्दों से नहीं नियत से दिखाई जाती है और हम आज यहाँ नियत दिखाने आए हैं। वुमेन रिजर्वेशन को सिस्टम का हिस्सा बनाने आए हैं। This bill gives the power to Constitution for giving 33% reservation for women in Lok Sabha and State Assembly. This is not a privilege. This is not a favor. This is a constitutional right. एक बात ये देश नहीं भूल सकता है कि जहां नारी का सम्मान नहीं वहां प्रगति का ज्ञान नहीं, जहां नारी का सम्मान नहीं वहां प्रगति का ज्ञान नहीं, जहां महिलाओं की आवाज उठती है वही देश असल मायने में आगे बढ़ता है। धन्यवाद। औरत की ताकत को सिर्फ मौका नहीं दिया जाता है, पर जब दिया जाता है तो वो इतिहास लिख देती है। Honorable Speaker and respected members of the Parliament, today I, Pranvi Bagalman, stand here as the leader of opposition to talk about Women Reservation Bill 2023. For centuries, women of this nation have built this country with their blood, sweat and tears. उन्होंने सिर्फ घर नहीं संभाला, उन्होंने देश संभाला without even asking for spotlight. And when this nation was on brink of collapse, Rani Lakshmibai didn't ask for permission. She rose, she fought, she led an army at an age where most of us are still finding ourselves. This country was defended by a woman who refused to be defined by the limits. And yes, we acknowledge that this bill is a step forward. We welcome it. We honor the intention behind it. And we are not here to reject the bill. We are here to check if the bill actually stands on its feet or not. Because the journey did start today. It began जब राजीव गांधी ने पंचायती राज रिफॉर्म्स के थ्रू women को grassroots power दी. Leadership acted. Action was immediate because the progress didn't wait. हक का फैसला कल पे छोड़ा जा रहा है, आधी आवाज को फिर से दबाया जा रहा है। बिल तो सुना दिया तारीफों के साथ, पर विमेन को सीट कब मिलेगी ये छुपाया जा रहा है। And this brings me to a question that this house must answer. If women are ready today, if the nation is ready today, फिर ये बिल कब शुरू होगा? A bill without start date is postponement wrapped in celebration. Because when intention is strong, timeline can't be beat. Representation delayed is representation denied. So, I must ask this government firmly, और आखिर ये बिल कब शुरू होगा और किस बात का इंतजार है? Nation may wait, but equality never has to. The question is very simple. If 1/3 of the population power is being reserved for women, then why is 1/3 of the parliament still silent about when will it start? With respect, I leave this question with the House. Thank you very much.
उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रूलिंग गवर्नमेंट अपने कार्य और नीतियों के प्रति पूरी तरह जवाबदेही है। इसके साथ ही मैं ऑपोजिशन मेंबर्स से भी अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रश्न शालीनता और नियमों के अनुसार प्रस्तुत करें। मेंबर्स से अपेक्षा है कि अपने प्रश्न संक्षिप्त और विषय संगत रखें और मिनिस्टर्स को अपने उत्तर में पूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। Let this question hour be conducted in the spirit of constructive debate and mutual respect. To the ruler of the population power is being reserved for women, then why is 1/3 of the parliament still silent about when will it start? Thank you. Of the correct data. For the passing of the bill, the correct data is required. Delimitations and census are mandatory. Real implementation इस बिल का तभी हो पाएगा जब हमारे पास सारे चीजों की सही बाउंड्रीज, सारी सीमाएं अच्छे तरीके से निर्भर रहेगी। रियल इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जस्टिस तभी हो पाएगा जब डाटा सही होगा। बिना डाटा के ये सब करना बहुत मुश्किल है और अभी तक सेंसस भी नहीं हुए हैं। सेंसस का डाटा भी बड़ा जरूरी है और डेलिमिटेशन 2026 में होगा। तो हमारा मानना ये है कि 2029 तक हम अगले इलेक्शंस में ये रिजर्वेशन पास कर देंगे। Members of the House, first of all, thank you very much for giving me this opportunity. I, Tanak Sharma, stand here as the MP from the opposition party, and I want to begin by saying that representation delayed is representation denied. And as our Home Minister said, they need census and delimitation. So let me ask you this question: that why does government need this census and delimitation when the women have been counted in every single election? मैं अपने विपक्ष के साथी से कहना चाहूंगी कि वुमेन काउंटिंग वोटर लिस्ट के लिए होती है, ना कि रिजर्व सीट अलॉटमेंट के लिए। वुमेन रिजर्वेशन सीट रोटेशन मॉडल पर बेस्ड है। हर 5 साल में कौन सी सीट किसकी होगी और कौन सी नहीं, ये प्लान करने के लिए एग्जैक्ट अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन जरूरी होती है। डिलिमिटेशन और सेंसस एक्सक्यूज नहीं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वरना पूरा सिस्टम अनफेयर हो जाएगा। स्टेटेड कि उनको जो है वो एक रिफॉर्म का पार्ट लगता है, द सेंसस एंड डिलिमिटेशन। सो लेट मी ब्रीफ दिस पॉइंट एंड लेट मी बी फैक्चुअल। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ सेंसस 1948 सेक्शन 3 ये स्टेट किया गया है आर्टिकल 82 में कि आफ्टर ईच सेंसस पार्लियामेंट्स must readjust the allocation of seats in Lok Sabha and census must be conducted after every 10 years. आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको रिफॉर्म चाहिए अगर आपका पुराना 10 साल का सेंसस पेंडिंग है? आपकी खुद की टाइमलाइन ठीक नहीं है, so how can you state that कि टाइम ही आपको चाहिए? And wait, let me speak my point. आपने कहा ना big reforms take time. अगर सच में रिफॉर्म का इंटेंशन इतना ही बड़ा था आपका, तो डिले का इंटेंशन और डिले का स्केल इक्वली इतना बड़ा क्यों है? एंड द अदर पॉइंट कि 10 साल से जो आपका सेंसस पेंडिंग है ना, डिलिमिटेशन की तारीख तक अभी आपने फिक्स नहीं की है, तो आप बोल रहे हो डू इट आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन। और ये जो आपके होम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना और कह रहे हैं कि हमें सेंसस चाहिए, डिलिमिटेशन चाहिए, रिवॉल्यूशन चाहिए, नियत की बात कर रहे हैं। दिस सेम होम मिनिस्टर स्टेटेड दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो इस बिल की 2029 से पहले नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, कैन आई स्पीक? सेंसस डिले हमारी मर्जी से नहीं था, ये एक ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी दल के मित्रों को बड़े प्यार से समझाना चाहती हूँ कि वो वक्त था जब पूरा विश्व, पूरा देश हमारे एक महामारी से जूझ रहा था। वो वक्त था जब पूरा विश्व हमारे एक महामारी ने कुछ जोड़ के रख दिया था। एक परिवार में से 10 सदस्य में से 9 की तो लाशें गिर रही थी। क्या आप चाहते हो 9 लाशों में से उनकी जनगणना की जाती? क्या आपकी मानवता के गुण खत्म हो चुके हैं? ऑनरेबल स्पीकर, उस वक्त था जब हम डाटा कलेक्ट करने नहीं जा सकते थे, क्योंकि हर किसी को अपनी जान सब
स्पीकर, ये केवल भारत में नहीं, ये विश्व के 50 से ज्यादा देशों में हुआ था जब पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा था। तो डिले हमारी मजबूरी थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। एंड मैं अपने विपक्षी दल के मित्रों को बताना चाहती हूँ कि वैसे भी सेंसस का ग्राउंड वर्क चालू कर दिया है। डिजिटल सेंसस के लिए भी हमें बजट अलॉट हो चुका है और इन्यूमरेशन ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी है। अगर आप सेंसस और डिलिमिटेशन की बात कोविड-19 के पेंडेमिक के साथ जोड़ रहे हो तो यू शुड नो कि कोविड पेंडेमिक 2022 में खत्म हो चुका था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि 2011 में 9th of Feb को सेंसस हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू दैट 9th of Feb 2021 को सेंसस होना था। और वो अगर पीरियड कोविड-19 में चला गया तो उसके बाद 2022 को भी काउंट मत करो, 2023, 2024, 2025 इन 3 इयर्स में आपके सेंसस का डिलिमिटेशन का डेटा कहां है? 3 साल आपने बैठ के बस कुर्सियां तोड़ी है, आपने ना सेंसस की डेट दी ना सेंसस की डिलिमिटेशन दी। यहां पे बैठ के होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि 2026 में सेंसस क्रिएट कराएंगे, उसका फॉर्मल नोटिस कहां है? उसका जितना भी नोट पेंडिंग है वो कहां पे है? मैं अपने विपक्षी दल के नेताओं को बताना चाहती हूँ कि जब कोविड-19 हमारे देश में आया था तो उसने सारा डाटा डिस्टर्ब कर दिया। तब एक फाइनल डिसीजन तय हुआ था कि 2029 के बाद ही ये डिलिमिटेशन प्लस सेंसस का प्रोसेस शुरू होगा। और आप कह रहे हैं कि अभी से ये शुरू कर दिया जाए। इतनी तो समझ सब में होती है कि सिर्फ सेंसस और डिलिमिटेशन तब होगा जब प्रॉपर डाटा हमारे पास हो, उसके रिक्वायरमेंट सब कुछ हमारे पास हो। चलो मान लिया कि इंप्लीमेंटेशन फ्यूचर में, ये भी मान लिया कि सेंसस और डिलिमिटेशन भी आप लोग फ्यूचर में कर रहे हैं, तो अभी बिल किस अर्जेंसी में पास किया? जस्ट टेल मी दिस थिंग। एंड द साइलेंस इज इन डिग्निटी हियर जो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, आई टेक इट एज डिफीट। रीजनिंग और जो आपका रीअश्योरेंस है वो भी डेड हो गया। Speaker ma'am, can I speak? Thank you. मैम ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन की रिकंस्ट्रक्शन है, ना कि कोई ऑफिस ऑर्डर, अगर आपको पता हो। आज हम ये बिल बिना डाटा के नहीं दे सकते, इलेक्शन इलीगल बन जाएगा इससे। आर्टिकल 82 और 170 क्लियर करता है कि बिना डिलिमिटेशन और सीट रिजर्वेशन की ये सब काम नहीं हो सकता। और 2011 के डाटा पर 2024 की रिजर्वेशन जस्टिस कहीं से नहीं बनाती है। जस्ट इन केस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, लेट मी रिपीट इट फॉर यू अगेन। मेरा क्वेश्चन ये था कि सेंसस एंड डिलिमिटेशन फ्यूचर में हमने मान लिया कि इंप्लीमेंटेशन भी फ्यूचर में। जस्ट टेल मी कि ये बिल अभी क्यों एजेंसी में पास कर रहे हो आप लोग? एक प्रॉपर पॉलिटिकल और एक इलेक्शन ऑर्डर बनाने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, अगर आपको पता हो। और अगर अभी से इस पे काम ना किया गया तो आप बोलोगे कि 2029 की इलेक्शन पे भी ये नहीं हुआ, फिर आप दोबारा हमारे में आएंगे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। सरकार टाइम का एक्सक्यूज नहीं दे सकती है, जबकि टाइमलाइन खुद सरकार ने कभी सेट की ही नहीं है। और रिफॉर्म बड़ा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी जो आप सबको मिली हुई है यहाँ पे वो उससे भी बड़ी है। लेट मी रिमाइंड यू दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेंसस और डिलिमिटेशन जो आप बार-बार ला रहे हैं, इवन दो द पॉइंट इज फुल्ली एंडेड राइट नाउ, सेंसस और डिलिमिटेशन की तारीख तक घोषित ना करना ये चीज दिखाती है कि डिले आपकी मजबूरी नहीं थी, ये पसंद थी। एंड फॉर द लास्ट ऑफ द टाइम आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन कि एजेंसी में क्यों किया आपने बिल पास? And this time I won't take this silence as defeat. Speaker ma'am, can I speak? अध्यक्ष महोदया, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये रेट नहीं गारंटी मिलेगी। 15 साल तक एक स्टेबल लीगली अनचैलेंजेबल रिजर्वेशन सिस्टम मिलेगा। अगर हम अभी आपकी तरह पॉलिटिकल स्टंट करके टेम्परेरी टोकनिज्म कर देते तो वो अगले ही दिन कोर्ट में स्टे हो जाता। हम प्लेस होल्डर नहीं परमानेंट रिफॉर्म ला रहे हैं। वुमेन का राइट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे मिले, ये भी
बीजेपी का कमिटमेंट है, नॉट शॉर्टकट, नॉट सिंबलिज्म। आपको शॉर्टकट चाहिए, हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। आपको नेक्स्ट इलेक्शन का बेनिफिट चाहिए, हम नेक्स्ट जनरेशन का एम्पावरमेंट देख रहे हैं। तो मैंने होम मिनिस्टर का एग्जांपल तो दे दिया आपको। ऐसे होम मिनिस्टर जिन्होंने खुद की पार्टी के लिए एक पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, saying this in front of media that it will be implemented in 2029. Now let me talk about Rohin Bhatt, एक कॉमर्शियल लॉयर जो कि इधर हमारी पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं सिंस अ डेकेड। उन्होंने भी ये चीज स्टेट की इन फ्रंट ऑफ मीडिया कि ये बिल इंप्लीमेंट होगा या तो 2029 में या 2034 में या 2039 में। So if you see the similarity between these 5 years, तो ये जो है इनमें 5 साल का डिफरेंस है। So it just states one point। और मैं ये पूछना भी चाहती हूँ आप सभी से कि लोगों के सपने, उनके अधिकार की एक्सपायरी डेट हमारी रूलिंग गवर्नमेंट को इलेक्शन से पहले क्यों दिखती है? Can I speak? ऑनरेबल स्पीकर, डीले की बात वो पार्टी कर रही है जिन्होंने 1996 से 2014 तक 28 सालों में एक भी बार ये बिल लोकसभा में पास ही नहीं किया। हमने बिल पास भी किया, अनैनिमस वोट भी लिया और सेंसर डिलिमिटेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। आपका मॉडल था अनाउंस फर्स्ट, थिंक लेटर। हमारा मॉडल है प्रिपेयर फर्स्ट, डिलीवर राइट। और जब रिजर्वेशन सीट स्पेसिफिक होता है तो बिना डिलिमिटेशन के सब कोटा बनाना इलीगल होता है। अब मैं चाहती हूँ ऑपोजिशन मेंबर्स अपना प्रश्न बदलें। जस्ट एक पॉइंट मुझे बोलना है, अगर आप हिस्ट्री Say to this ruling government that आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो ना, let me take you to the history। 1996 में ये बिल पहली बार लाया गया एचडी देवेगौड़ा के थ्रू, जो कि कांग्रेस के मेंबर थे। 1996 में ये इसलिए नहीं पास हुआ क्योंकि सेंसस का प्रॉब्लम हो गया और हमारे पास उस टाइम इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 1998, 1999, 2002 और 2003 में ये बिल फिर लाया गया, बट उसमें इसकी डिबेट इसलिए हुई क्योंकि उसमें ओबीसी वुमेन को रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद जब 2010 में ये बिल लाया गया तो आपकी ही पार्टी के लीडर्स थे जिन्होंने इसे अपोज किया था, ये बोल के कि if men get the permanent rights then they become gods, but if females get permanent rights then they become demons, and this is not stated by none other than your Yogi Adityanath। Thank you। सबसे पहले मैं ये बात आपके लिए साफ कर दूं कि ये बिल किसी पार्टी का नहीं, हमारे देश की महिलाओं का है। 2010 में राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था। इट वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, बट हमारी पॉलिटिकल ईगो ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, बस अपना एक वोट बैंक बनाकर रख दिया। और आप कहते हैं कि सिर्फ 3% क्यों पास किया जा रहा है? लोकसभा आपने तो अपना बिल सिर्फ राज्यसभा में पास किया था, लोकसभा में तो उसका नाम होना निशान भी नहीं था। और आपने जो यहाँ पे बात रखी कि 1996 के सेंसस की, अगर 1996 के सेंसस में देरी हुई थी तो देश का ये हक बनता है कि वो इस बार ये डिले ना करे। इसी के तहत हमने अपना बिल पहले ही पास कर दिया है ताकि इस पे हम अच्छे से वर्क कर सके। देश, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देश से मिला अधिकार तो समय जिम्मेदार होता है, पर जब औरतों की ताकत देश के कर्म में सुधार होता है। आप कहते हैं कि औरतों के नाम पर हम वोट बैंक कमाते हैं, औरतों को हम उनका पूरा हक दिलाते हैं। वुमेन विल गेट दिस राइट, द बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम विल पास, and the power of women thought they will get that power, and no matter wherever you drive, we will give that right to them। स्पीकर मैडम ने स्पीक। पहली बात तो हमने वोटर बैंक की बात ही नहीं की, यू आर जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट्स योरसेल्फ। दूसरी बात, आप रोज इतना बोलते हो या फिर जब पकड़े जाते हो तभी बोलते हो, बिकॉज ना आपने डिलिमिटेशन की डेट फिक्स की है। आपने एक ही पॉइंट पे बार-बार नहीं आकर रुकना कि आपने डिलिमिटेशन की डेट फिक्स की है ना सेंसस की, फिर भी 2023 में ये बिल आपने अर्जेंसी में पास किया। नाउ आई वांट टू हैंड इट ओवर टू दिवेश। I, Devesh, the Member of Parliament,
want to ask one question. May I? Permission granted. This bill reserved 33% seats, but no separate quota for OBC, despite OBC women group being the one of the largest marginalized. OBC का डाटा आपके पास था, डिमांड सालों से थी, फिर भी इस बिल में उनका नाम तक नहीं है। क्यों? क्या ये बिल एलाइड वुमेन एम्पावरमेंट है या सभी की वुमेन एम्पावरमेंट है? बिल का नाम इंक्लूसिव है, पर स्टेक होल्डर एक्सक्लूसिव क्यों? या ऑनरेबल स्पीकर कैनेस्ट्री अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें ये बताना चाहूंगी कि ये बिल सारी महिलाओं के लिए है, चाहे वो ओबीसी हो, मुस्लिम हो, एससी एसटी हो या फिर जनरल। रिजर्वेशन का सीधा मतलब है 33% सीट्स पर हमेशा एक वुमेन ही खड़ी होगी और ओबीसी वुमेन के एग्जैक्ट नंबर का रिलायबल अपडेटेड नेशनल डाटा अभी अवेलेबल ही नहीं है। 2021 सेंसस पोस्टपोन हुआ और पुराने सेंसस के डाटा से ओबीसी वुमेन को एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन निकालना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है। इसलिए बिना प्रेस सेंसस के ओबीसी वुमेन को सीट स्पेसिफिक सब कोटा बनाना लीगली भी रिस्की है और प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है। Let me read Article 15, Part 4. Empower state to make a special provision for a socially and educationally backward class. The Constitution clearly allows government to advance OBC through reservation in education and employment. And the data is also given. OBC 35 to 41%, SC 16 to 19%, and ST 8 to 6%. Our Constitution specially specified for the OBCs, and why are you denying it? मैं अपने विपक्षी दल के मित्रों को समझाना चाहती हूँ कि ओबीसी की बात भी कौन पार्टी कर रही है जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही नहीं दिया। मैं इन मित्रों को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। वी ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू बैकवर्ड क्लासेस। सो इससे अच्छा है ना करें जनाब, ना करें, आप भी नहीं चल रहा। Further proceeding. Honorable members, I request you to ask next question. Speaker, may I speak? Permission granted. If government really believes in women empowerment, then why does the reserve seat on the Lok Sabha and Assembly but leaves out local body, State Council and Rajya Sabha? Why strengthen women's at one level of democracy but leaves unspotted at others? Local bodies में तो रिजर्वेशन है but वो कुछ स्टेट में अलग है। क्या मैं बोल सकती हूँ? Permission granted. मैं अपने विपक्ष के साथी को बोलना चाहूंगी कि राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। एमएलए इलेक्ट करते हैं, पब्लिक नहीं। रिजर्वेशन का प्रिंसिपल डायरेक्ट इलेक्टोरल सीट पर अप्लाई होता है, where public votes their representation is ensured। इसलिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ने सीट रिजर्व करना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक फॉलो करता है। राज्यसभा प्रोपोर्शनेट बॉडी है। एमएलए जितने चूज करते हैं उतने मेंबर्स आते हैं। अगर लोकसभा एंड असेंबली में 33% वुमेन होंगे तो राज्यसभा में ऑटोमेटिकली वुमेन की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरली वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगी। हमने सीट निचोड़ कर दिया, फल अपने आप आ जाएगा। आप लोग पर शॉर्टकट चाहते हो, हम लोग सिस्टमैटिक चेंज चाहते हैं। जहां कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है हमने रिजर्वेशन दे दिया, जहां ऑटोमेटिक। सबसे पहले तो मैं
Doesn't it make even more important? Indirect election is not point to leave out. How are ignoring the fact that Rajya Sabha एक permanent house है? It never dissolved or है। आप तो हाउस छोड़ दिया जहां पावर स्टेबल होती है। करना आसान होता है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट गिरने का रिस्क नहीं होता। रियल टेस्ट तो लोकसभा होती है जहां कांग्रेस ने बिल लाना तक पसंद नहीं किया। 2010 में बीजेपी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन कांग्रेस के एलीज, आरजेडी, एसपी, जेडीयू बिल के खिलाफ थे। अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कांग्रेस ने बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस तक ही नहीं किया। अगर कांग्रेस को सच में 33% रिजर्वेशन देना होता तो वो लोकसभा में बिल लाती, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं थी। Our counterpoint is very simple कि राज्यसभा एक indirectly elected body है जिसकी वजह से उसमें रिजर्वेशन देना और इम्पोर्टेंट बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे विमेन को परमानेंट सीट मिलती है और इन्हें एक्सक्लूजन नहीं मिला जाता है। Let me be factual now. According to the reports, 7 women MP were suspended in earlier sessions of Lok Sabha, and also 24 women were suspended, which marks a mass suspension in India for women. The point is violating suspension. एक आपकी ही पार्टी के अगेंस्ट एक हमारी पार्टी की तमिलनाडु की काली मोजी ने पॉइंट बोला कि पार्लियामेंट की ड्यूटी में बीजेपी की पार्टी ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, ब्रीच ऑफ कंडक्ट करा और उन्होंने इंट्रूडर्स को पासेस दिए, पर फिर भी उनको सस्पेंड नहीं किया। और जब उन्होंने ये पॉइंट उठाया तो उन्हें राज्यसभा से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि राज्यसभा में ये बिल और इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज इट इज अ परमानेंट बॉडी। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे बोलने का मौका मिलेगा? थैंक यू। सस्पेंशन पार्टी की जेंडर से डिसाइड नहीं होती, कंडक्ट से होता है। रूल्स तोड़ोगे तो एक्शन तो होगा ही, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला। लेकिन आप लोगों का लॉजिक ये है, वुमेन मस्ट बी एम्पावर्ड बट वुमेन एमपीज कैन नेवर बी अकाउंटेबल। ये एम्पावरमेंट ही टोटलिज्म है। पार्लियामेंट के रूल्स क्लियर है, सस्पेंशन स्पीकर करता है, बीजेपी या कांग्रेस नहीं। और स्पीकर की चेयर में प्रतिशत होता है। अगर किसी एमपी ने रूल्स तोड़े हैं तो उसका सस्पेंड करना स्पीकर के हाथ में है, ना कि हमारी जनता के, ना कि हमारी पार्टी के। अगर किसी एमपी ने हाउस की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो उसका सस्पेंशन तो क्लियर ही है। था वो ये था कि काली मोजी तमिलनाडु की लीडर है। आपने ये बोला अगर ब्रीच ऑफ कंडक्ट होता है तो उस एमपी को बाहर निकाल देना चाहिए और स्पीकर उसे बाहर निकालता है। लेट मी टेल यू, स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है। एंड सेकंड थिंग, मैंने ये बोला था, आई एम सो सॉरी, मैंने ये बोला था कि काली मोजी ने बीजेपी के अगेंस्ट जब पार्लियामेंट में कुछ बोला तो उसे बाहर निकाल दिया गया। इसमें बीजेपी के लीडर्स का नाम आया, ना कि हमारे लीडर्स का। एंड न्यूट्रल, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। Respected Honorable Speaker, I am Anushka Baryal as MP from opposition party. I want to ask question. May I ask? Permission granted. आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन सिर्फ टोकेनिज्म नहीं बन जाए, जहां वुमेन लीडर की जगह मेल प्रॉक्सीज या फेसेस पार्लियामेंट में आ जाए? और क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ये बिल असली वुमेन एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर और पार्शियली सिस्टम को चैलेंज करने की रियल स्पेस क्रिएट करेगा, ना कि सिर्फ जेंडर रेशियो को ब्यूटीफाई करने वाला शॉर्ट रिफॉर्म बन के रह जाएगा? स्पीकर मैम, may I speak? आप टोकेनिज्म की बात करते हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए कि वो होता क्या है। पार्टी जब खुद एक दो वुमन को टिकट देकर ये कहे कि हमने तो कोड ऑफ
करते हैं। रियल टॉकिंग बिना मौलिया सिलेक्टिव वुमेन को शोकेस करना नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव्स नंबर एंड रिमूव टोकनिज्म। अगर 100 वुमेन संसद में होगी तो क्या 100 की 100 प्रॉक्सीज में होगी? क्या हमारे देश की नारियों को इतना ही कमजोर समझते हैं? लीडरशिप ग्रोज फ्रॉम द वॉल्यूम नॉट फ्रॉम few cheap force examples. रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो शैडो पॉलिटिक्स बढ़ेगी, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो शैडो कम होगी। मैं सबसे पहले ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, दिस बिल इज नॉट अ टोकन, इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट। यह सिर्फ एक सीट नहीं, टेक्टोनिक शिफ्ट है। प्रॉक्सी मैटर तब होता है जब रिप्रेजेंटेशन कम हो। आप लोग रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहते, फिर किस बात का टोकनिज्म? तो मैडम, भारत ने पंचायती राज में देखा है, जब 33% वुमेन थी, few proxies existed. जब स्टेट्स ने 50% किया, ट्रेनिंग की, कंडक्ट किए और वैसे ही प्रॉक्सीज ड्रास्टिकली गिर गए। आप टोकनिज्म की बात करते हो, पहले जाकर देखो टोकनिज्म का मतलब क्या होता है। Local governance is not the same as national politics. Many panchayat movements were proxy candidates controlled by a male candidate. That risk may repeat at the parliamentary level. प्रॉक्सीज तब होती है जब स्ट्रक्चर वीक हो। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर हर रोज पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है और इस बिल में सेफगार्ड्स क्लियर है। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द हाउस, नॉट फैमिली मेंबर्स। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्लस लीडरशिप फॉर द वुमेन विल बी गिवन। प्रॉक्सी पॉलिटिक्स, आप पंचायती राज की बात कर रहे हो, पहले मैं ये बता दूं कि पंचायत और पार्लियामेंट का सिस्टम पूरा अलग होता है। यहाँ पर सीट वुमेन की होगी, सिग्नेचर भी वुमेन का होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वुमेन की ही होगी। So I want to start by saying कि मुझे लगता है कि आपकी हरकतों से आप पॉइंट से ज्यादा नौटंकी लेके because we have stated this thing और आपने बोला ना कि प्रॉक्सीज कम हो रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों हो रहे हैं। बिकॉज जो आपका नेशनल लेवल है उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है विमेंस को, एंड लोकल लेवल में PRI have compulsory training modules. That is what I am saying. And PRI study also shows कि 35 to 45% सरपंच फेस मेल इंटरफेरेंस। तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आप इतनी देर से हमें टोकनिज्म का मतलब समझा रहे हैं ना, टैकल दिस पॉइंट। रूलिंग गवर्नमेंट का साइलेंस ये बताती है कि हमारे मिनिस्टर यहाँ पे कुर्सी गरम करने आए हैं, कोई भी डिबेट करने नहीं आए। Permission granted. तो सबसे पहले तो मैं आपके इन विपक्ष के एक नेता ही देख सकता हूँ कि वही कुर्सी गर्म कर रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। और हमें गिनाना चाह रहे हैं तो हम अभी गिना देते हैं नेशनल लेवल पर। जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हमने उन्हें किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दी? फिर दूसरी बात, ये हमें गिना रहे हैं कि टोकन सिस्टम क्या है। तो हम इन्हें बता देते हैं पहले ही कि भारतीय महिला विश्व कप 2025 जो अभी हुआ था ना, वो 50 करोड़ की जो धनराशि थी ना, वो महिलाओं को दी गई है। उनके पास सिक्योरिटी स्टाफ होता है, पर एक नॉर्मल वुमेन के पास क्या होता है? ऑटो का फेयर और सेफ्टी का भरोसा। एक स्पोर्ट्स विक्ट्री के लिए वुमेन सेफ्टी को आप चाइल्ड नहीं कर सकते हो। जो वर्ल्ड कप की फीमेल्स होती हैं उनके पास सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उनके पास पूरी प्रोटेक्शन होती है, बट हमारे इंडिया की एक नॉर्मल वर्किंग वुमेन के पास क्या होता है? एक इंडिया
वर्ल्ड कप मीटिंग को जो आपने सलाह दी है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है डिबेट के लिए। कृपया अपने मेन पॉइंट डिस्कस कीजिए और पार्लियामेंट का समय बर्बाद ना I just want to say one last point that We have only 1 minute to say. आपके भी वर्ल्ड कप वाले लॉजिक इंडिया की रोड्स की तरह है, जहाँ शुरू होते हैं वहीं पे इकट्ठे पे गिर जाते हैं। हम आपको यह पहले ही बता देते हैं कि भारतीय नारी जो कि हर घर में पूजी जाती है, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वस्त, अनुशासन, सभ्यता और सभ्य समाज के लिए नियमित किया है और करते आ रहे हैं, और यह बिल भी उन्हीं के लिए लाया गया है। सवाल ये दिखाता है कि कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ मेडल समझते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं। सिर्फ पुलिस स्टेशन से नहीं आती, कॉन्फिडेंस प्लस विजिबिलिटी इन दोनों से आती है। जब मैरी कॉम, पीवी संधू, मीरा बाई चानू जैसे आइकन उभरते हैं तो हमारी सोसाइटी है जो दूसरे तरफ में शिफ्ट करती है। और आज ये लोग हैं जिस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं स्पीकर मैडम, एम्पावर्ड वुमेन जमीन पर भी सेफ है और स्टेडियम पर भी। वर्ल्ड कप जीता पर कंसल्टेशन का कप आप कब जीतोगे हमारी रूलिंग पार्टी? आपने तो क्वालिफाइड ग्राउंड भी नहीं खेला है अभी तक। स्पोर्ट्स विक्ट्री से सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं आता है। इसको बनाने का मतलब है रेनकोट पहन के शावर लेना। And now I would like to pass down the mic to Nikhil. Next question. Honorable Speaker and respected members of the House, I, Nikhil Thakur, stand as the MP from opposition party and point that I am going to put up is internal politics. अगर रियल इंटेंशन empowerment ही था तो broader electoral reformers को priority क्यों नहीं दी? इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी और क्रिमिनलाइजेशन जैसे बेसिक इश्यूज को क्यों इग्नोर किया गया? रिजर्वेशन लाना इतना आसान था तो सिस्टम को क्लीन करना मुश्किल, क्या इसलिए इग्नोर किया? Let's be some factorial. से बहरी हो गई है, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं। अगर रियल इंटेंशन एम्पावरमेंट ही था तो ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्मर्स को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी और क्रिमिनलाइजेशन जैसे बेसिक इश्यूज को इग्नोर क्यों किया? रिजर्वेशन लाना आसान था पर सिस्टम को क्लीन करना मुश्किल, क्या इसलिए इग्नोर किया? सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात सही है, पर इसी के लिए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर ही बदले। आप कह रहे हो कि वुमेन अनसेफ है, हम कह रहे हैं कि उन्हें पावर दो ताकि वो सिस्टम को अनसेफ ना रहने दे। पार्टी और आपको एक फैक्ट याद दिलाएं, क्रिमिनल केसेस एमपी पर कौन डिसाइड करता है? कौन? ना बीजेपी ना कांग्रेस। एंड सीरियसली क्रिमिनल इश्यूज इज इक्वल टू चार्जेस आफ्टर द कोर्ट स्क्वेंचिंग। अगर आप लोग तो ट्रैफिक चालान को भी क्रिमिनल केस दिखाकर मैनिपुलेट कर देते हो। तो कुछ याद दिलाना चाहूंगा। मान्यवर एडीआर स्टडी हमें बताती है कि बीजेपी में 43% एमपी पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। स्पीकर मैडम, कैन आई स्पीक? Permission granted. According to ADR, अब आपको याद दिलाया जाए, 49 of the 99 MPs elected in Congress have serious criminal issues. 39% of Congress के 49% MPs have serious criminal issues. 32% के पास तो इससे भी serious criminal issues है। और Please be on point. Next question, please. एक पॉइंट बोलना है, क्या मैं बोल सकता हूँ? Permission granted.
मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीजेपी का एक एमपी के ऊपर उन्नाव नाम का रेप केस है और ये बीजेपी के एमपी के ऊपर है। क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? क्या आपकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैडम स्पीकर, may I speak? Permission granted. देखिए, जिनके ऊपर ये रेप केस लगा था उनको सरकार के द्वारा सजा मिल चुकी है और ये नहीं बताता है कि ये बिल ये नहीं बता रहा है कि वुमेन सेफ्टी इंश्योर भी कर रहा है। माननीय सदस्यों, मैं दोबारा बताती हूँ, ये बिल लाने शक्तियाँ ऊपर। Please speak to the point. I just want to let me take this deeper. आप कह रहे हैं कि उसे सजा मिल गई, राइट? जो उन्नाव रेप केस था उसमें जो एक्यूज था वो था बीजेपी का एमपी। नाउ लेट मी गो विद द टाइमलाइन। उसे सजा तब मिली जब गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के लोगों ने प्रोटेस्ट करा एंड दे वर नॉट फ्रॉम बीजेपी। 4 जून 2017 को उसका रेप हुआ, 28 जून 2017 को उसकी बॉडी मिली, 8 अप्रैल 2018 को उसने सेल्फ इमोलेशन करा, 3 अप्रैल 2018 को her father was beaten and he was killed on 9th of April. 12 अप्रैल 2018 को पब्लिक में आउटरीच हुआ, 13 अप्रैल 2018 को उसको अरेस्ट करा, 11 जुलाई 2018 को उसकी चार्जशीट प्रिपेयर करी गई जो कि बाद में नॉट फाउंड निकली, 31 जुलाई 2019 को सीजीआई ने एक्शन लिया और 16th of December को it was found that his charge sheet is missing. आप कह रहे हो उसे जस्टिस मिला? The justice was not granted. Thank you. 21 जुलाई 2017 से और खतरनाक 2020 में पर अभी भी उसे जस्टिस नहीं मिला. Her family was beaten, her father was dead because of all these molestations. Thank you. Now I want to proceed with our next point. Honorable Madam Speaker and respected member of the House, today I stand here to present my topic and I want to begin by saying this clearly and confidently. जब देश की 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं तो उन्हें सिर्फ 33% रिजर्वेशन ही क्यों दिया जा रहा है? अधिकार पूरा है तो हिस्सा भी पूरा होना चाहिए। देश का डेमोग्राफिक डाटा हमें बताता है कि इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन विमेन है। अगर वो घर, स्कूल, हॉस्पिटल, इकोनॉमी हर जगह 50% जिम्मेदारी निभा रही है तो संसद में उनका हिस्सा सिर्फ 33% ही क्यों? जिस देश की आधी आबाद महिलाएं हो उस देश का संसद आधा सच कैसे बोल सकता है? Speaker, can I speak? Permission granted. पहली बात तो यहाँ पर असेंबली नहीं चलती है जो आप टॉपिक बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आवर है। और माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ऑपोजिशन का सवाल है 50% पॉपुलेशन अगर वुमेन की है तो रिजर्वेशन 50% क्यों नहीं? मैं पूरी मर्यादा के साथ कहना चाहूंगी महोदया, संसद कोई टोकन ग्राउंड नहीं है, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल प्ले ग्राउंड है। ये बिल अचानक लाया गया फैसला नहीं था, ये कई समितियां, कई रिपोर्ट्स, कई दशकों
माननीय अध्यक्ष महोदया, ऑपोजिशन कह रही है सीधा 50% को। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नारे ये लोग 50% के लगाते हैं पर देश 50% के डाटा पर चलता है। महोदया, सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना 50% देना कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को तोड़ देता है। कोविड-19 के बाद पॉपुलेशन पैटर्न बदले, माइग्रेशन हुआ, फर्टिलिटी, जेंडर रेशियो सब शिफ्ट हुए हैं। ऐसे टाइम में बिना अपडेटेड डाटा के 50% देना रिफॉर्म नहीं, रिस्क होता है। आज 33% की नींव है, कल यही 50% की चोटी बनेगी। इम्बैलेंस तब होता है जब प्रपोर्शन मैच ना हो। यहाँ तो प्रपोर्शन ऑलरेडी क्लियर है। 50% पॉपुलेशन इज इक्वल टू 50% रिप्रेजेंटेशन। अगर लोअर लेवल पर 50% चल सकता है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं? आप लोग पहले तो टोकनिज्म की बात कर रहे थे और अब 50% रिजर्वेशन की। ये कौन सी हुकूमत देती है? आज 33% है, वो लीगली एक्सपेंडेबल बन चुका है। ये प्रूफ नहीं तो और क्या है? पॉलिटिक्स पेपर से चलती नहीं है, प्रोसीजर्स पर चलती है। ऑपोजिशन को प्रूफ नहीं, पॉलिटिक्स चाहिए। सरकार को प्रूफ नहीं, प्रोसेस चाहिए। और प्रोसेस ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। 50% शेयर्स की बात कर रहे हो, which you are challenging the Congress. Let me tell you. Okay, so इसरो का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया? कांग्रेस ने। 2011 में सेंसस किसने करवाया? कांग्रेस ने। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विक्रांत किसने लॉन्च करवाई? कांग्रेस ने। आर्यभट्टा फर्स्ट सैटेलाइट किसने लॉन्च करवाई? कांग्रेस ने। बीजेपी ने भी सेलिब्रेटिंग दिस 40th year of window achievement, but without our 50% of so-called your share, this would not have been possible. Now I want to give it to Tana to end this question. I want to begin by saying before concluding कि मुझे लगता था पहले कि लोगों का हर एक डिबेट में, हर एक आर्गुमेंट में वीक पॉइंट होता है, पर मेरे को इधर अपनी रूलिंग पार्टी की सारी आर्गुमेंट से वीक लगे। और मुझे लगता है कि ChatGPT ने शायद आपको कम पॉइंट्स दिए थे। बट टू कंक्लूड, मैं वापस स्टार्ट करना चाहूंगी व्हाट आवर लीडर सेड इन हर स्पीच कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट द बिल, वी सपोर्ट इट, वी सपोर्ट वुमेन्स, बट वी वांट सम अमेंडमेंट्स एंड सम कंडीशंस, एंड आई विल पुट अप दोस कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि वुमेन्स की जरूरत हमें भी है एंड वी एक्सेप्ट इट, बट देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस दैट यू नीड टू वर्क ऑन। फर्स्ट, कि इसको इलेक्शन के इसको इलेक्शन के तौर पे ना देखा जाए, और विमेन्स को जो है उनकी सेफ्टी पर जो है वो और ज्यादा मेजरमेंट्स लिए जाए। और जो हमने कहा लोकल गवर्नमेंट के बारे में, उधर एक ट्रेनिंग होती है, सो सेम वी से दैट की रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पार्लियामेंट में जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करे, just as that is done in local government. And we just want to conclude by saying that we are not against the bill, we are just against the intentions and the political ideas that you are using behind it. Thank you very much. Democracy is not just the voice of the Democracy is not just the voice of majority, but the empowerment of every citizen. And today, in this house, we have illuminated the path for half our nation that has long awaited its original rightful place. माननीय सदस्यों, आज हमने महिला आरक्षण विधेयक पर विस्तृत विचार, विमर्श और गंभीर बहस पूरी की है। इस अवसर पर मैं हाउस के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट है, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना और साथ ही लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। आज की डिबेट और डिस्कशन ने स्पष्ट रूप से दिखा
हर दृष्टिकोण ने इस विधेयक को और अधिक समग्र और प्रभावी बनाने में योगदान दिया। इस हाउस की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपरा का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। Now we shall move towards the voting. Those in favor may say a yes. Those against may say no.